स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस में। दोस्तों देखिए, आज हम लोग आपसे बात करेंगे किरण सामान्य अध्ययन की सीरीज चल रही है, ठीक है। और जिसमें मैं आपको किरण पब्लिकेशन के सारे कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। किरण पब्लिकेशन से मैं बुक से आपको करा रहा हूँ, जो कि हमारी 12,000 प्लस वाली बुक है, जिसमें 12,000 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है भाई। और मध्यकालीन भारत के इतिहास का पहला पार्ट है। दोस्तों इससे पहले मैंने प्राचीन भारत के आपका पूरे कंप्लीट पार्ट दिए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। कंप्लीट मैंने वीडियो प्रोवाइड कराई, तो प्ले स्टोर पर आप जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा बताना चाहता हूँ, आप एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भले ही आप सीजीएल जैसे सीपीयू एमटीएस ग्रुप डी आपका जो कांस्टेबल वाला रैंक होता है, जितने भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर, सारे एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो। जेई के साथ साथ दोस्तों बहुत ही जेई के लिए भी उपयोगी है वीडियो, ठीक है। इसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों इस जो पार्ट है, ये हमारा पार्ट 1 और टाइप 1 है, ठीक है भाई। टाइप 1 है, इसमें लगभग हमारे क्वेश्चन है 128 क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखिए, आपको जो आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपको आपके लिए दोस्तों एक मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं। देखिए आप लोगों के टास्क के 128 क्वेश्चन मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। और देखिए, हर क्वेश्चन का आंसर देने की मैं आपको 3 सेकंड का दूंगा टाइम, ठीक है। 3 सेकंड का मैं आपको दूंगा टाइम, जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं। अगर आपका 120 प्लस स्कोर है दोस्तों, तो आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। अगर 120 प्लस आया तो एक्सीलेंट स्कोर, अगर आपका इससे कम आ रहा तो गुड स्कोर है, और 110 के आसपास आया तो दोस्तों आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है भाई। और ठीक है भाई, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। ये हमारा टाइप 1 है, ठीक है। देखो भाई, पहला क्वेश्चन हमारा है, जल्दी से पेन उठाइए और पेपर में अपना आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए भाई, कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? जो लाख बख्श की उपाधि आखिर कौन से दी गई थी, ठीक है भाई। चलिए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, आखिर लाख बख्श की उपाधि कौन से शासक को दी गई थी, ठीक है भाई। चलिए भाई, जल्दी से दोस्तों अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, लाख बख्श की उपाधि आपकी दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही आंसर हो जाए। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास हुआ करता था, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। देखिए, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, कुतुब मीनार आखिर कौन सा शासक थे इसने कुतुब मीनार को कंप्लीट करा दिया था, ठीक है भाई। कौन से कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। जो कि कुतुब मीनार आपकी दिल्ली में स्थित है, इसको इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था, ठीक है भाई। तीसरा क्वेश्चन है आपका, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन हुआ करती थी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान आपकी पहली प्रथम महिला शासक हुआ करती थी उत्तरी भारत में, ठीक है। और दिल्ली के सल्तनत काल में भी पहली महिला शासक रजिया सुल्तान हुआ करती थी, ठीक है भाई। और 1236 में अपनी दिल्ली की गद्दी पर बैठी हुई थी रजिया सुल्तान, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हो गई थी? आखिर वो कौन सा सुल्तान था इसकी जो पोलो खेल रहा था उस समय हो गई थी उसकी मृत्यु, ठीक है। आखिर कौन था वो? तो इसका सही आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हो गई थी। और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की जगह ली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है भाई। चलिए 5वां क्वेश्चन है। देखिए फिर क्वेश्चन भाई आ गया, रजिया सुल्तान आखिर किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान जो कि दिल्ली की पहली महिला शासका हुआ करती थी, प्रथम महिला शासका रजिया सुल्तान, और वो आखिर वो किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान भाई आपकी अल्तमश की बेटी हुआ करती थी। अल्तमश की बेटी यानी कि इल्तुतमिश की बेटी, अल्तमश यानी कि इल्तुतमिश की बेटी हुआ करती थी रजिया सुल्तान, ठीक है। ठीक है भाई। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं आपको बिल्कुल मेडिवल यानी कि आपको मध्यकालीन भारत बिल्कुल डिटेल में मिल जाए, बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया है मैंने, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर मैंने बिल्कुल डिटेल से दोस्तों वहाँ पर समझाया। उस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाया हुआ है, मतलब रजिया सुल्तान कब आई, कब आपका बाबर आया, ये सब मैंने बिल्कुल डिटेल से बताई हुई हैं चीज़ें, तो आप वो चीज़ें समझ सकते हैं। देखिए भाई 6वां क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद गौरी विजित
मोहम्मद गौरी बजट प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। मोहम्मद गौरी बजट प्रदेशों की देखभाल के लिए भाई एक विश्वसनीय जनरल को छोड़ के गया था, कि उस जनरल का नाम क्या था। चलिए भाई जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के बाद इंद्रप्रस्थ में अपना मुख्यालय बनाया था। ठीक है भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास हुआ करता है। मोहम्मद गौरी जो भी उसके जीते हुए प्रदेश था उसकी देखभाल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गया था। ठीक है भाई, 7वां क्वेश्चन आपका, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ। दिल्ली सल्तनत का आखिर राज्यकाल कब समाप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में सल्तनत का राज्यकाल समाप्त हो गया था। 8वां क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री हुआ करता। देखिए, दिल्ली के सल्तनत का पद संभालने से पहले बलबन आके किस सुल्तान का प्रधानमंत्री हुआ करता था। चलिए भाई जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। शाबाश बच्चे, जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाओ। दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नसीर उद्दीन का प्रधानमंत्री हुआ करता है। ठीक है भाई, बलबन। 9वां क्वेश्चन आपका, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। फिर से सुनिए, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश का पीछा किया था। ठीक है। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह यानी कि चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, इनमें से आगे कौन से शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह यानी कि चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है चिहालगनी के विनाश का श्रेय। सही आंसर बलबन आपका हो जाएगा। 11वां तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था। देखिए, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली उसने जीत लिया था। मदुरई के बाद सफलतापूर्वक दिल्ली की ओर बढ़ने वाला जनरल कौन था। ठीक है, दिल्ली की ओर चला गया था, तो दिल्ली का जनरल कौन था। ठीक है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल आखिर कौन था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालिक काफूर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, मालिक काफूर आपका आंसर हो जाएगा। ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति हुआ करता था। आपने पद्मावती मूवी देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा दिल्ली का जो जनरल मालिक काफूर को बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ठीक है, और इसे आप 1000 दिनारी भी कहते हैं। ठीक है भाई। 12वां क्वेश्चन आपका, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। दिल्ली के खिलजी सुल्तान आखिर कौन थे। कौन आके दिल्ली के खिलजी सुल्तान हुआ करते थे। तो इसका दोस्तों सही आंसर आपका हो जाएगा तुर्क दिल्ली के खिलजी सुल्तान हुआ करते थे। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन हमारा, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ। कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। ठीक है भाई, मंगोल आक्रमण आके किसके शासनकाल में हुए भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। के शासनकाल में मंगोल आक्रमण सबसे ज़्यादा हुआ थे। ठीक है भाई। 14वां क्वेश्चन आपके सामने, ये स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था। देखिए, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन हो जाए अलाउद्दीन खिलजी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को दूसरा सिकंदर मानने लगा था। ठीक है, उसने काफ़ी जगह पर विजय प्राप्त कर ली थी, इस कारण वो अपने आप को दूसरा सिकंदर मानने लगा था। और इसी ने दोस्तों सिकंदर द्वितीय की उपाधि भी धारण की थी। 15वां क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखिए, सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी, वो किसने बनाई। देखिए, सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान करते थे सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, वो सेना किसके द्वारा बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों बहुत अच्छे काम किए थे अपने कार्यकाल में। अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर हो जाएगा।
16वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। मोहम्मद बिन तुगलक आखिर किस चीज़ में निपुण हुआ करता था भाई? मोहम्मद बिन तुगलक आखिर किस चीज़ में निपुण हुआ करता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दर्शन में। मोहम्मद बिन तुगलक दर्शन में निपुण हुआ करता था। ठीक है भाई। सत्रहवां क्वेश्चन आपका है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? अब इब्न बतूता आखिर यात्री जो इब्न बतूता था आखिर किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, तो देखिए इब्न बतूता भाई मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, और ये आपका आया था कहाँ से? मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता आपका उत्तर अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को का ये निवासी हुआ करता था इब्न बतूता, और 1342 ईस्वी में ये भारत आया था। और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक हुआ करती रहला। रहला अरबी भाषा में लिखी गई है। इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक थी रहला। रहला जिसको लिखा गया है अरबी भाषा में। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन आपके सामने ये है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? आखिर दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने एक रोजगार विभाग बनाया था, एक दान विभाग बनाया था और एक परोपकारी मतलब कितना उसने काम किया था, ठीक है, उसकी स्थापना की थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। इसने सोने के सिक्के भी दोस्तों चलाए थे। ठीक है भाई। 19वां क्वेश्चन, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? आखिर कौन सा सुल्तान था जिसको विरोधों का मिश्रण बताया गया है, मतलब इसने सबसे ज़्यादा विरोध किए हैं? दिल्ली में के निम्नलिखित सुल्तानों में से इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण आखिर किसको बताया है? चलिए भाई कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्राएं प्रचलित की थी? 1329 और 1330 के बीच, 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? सही आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 से 1330 के बीच तांबे के सिक्के के रूप में अपनी मुद्राएं चलाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर हो जाएगा। 21 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? कि कौन से वंश के सुल्तान थे जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? ठीक है भाई, तो भाई सबसे अधिक समय तक शासन तो किया गया था तुगलक वंश द्वारा किया गया था। ठीक है, तुगलक वंश ने सबसे अधिक शासन किया। मैं आपको दोस्तों चाहूँ तो मैं आपको बता भी सकता हूँ। देखिए तुगलक वंश ने लगभग आपके दिल्ली में 94 ईयर्स शासन किया था। ठीक है, तुगलक वंश ने। ठीक है, और अब बात करते हैं हम खिलजी वंश की। खिलजी वंश के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद है। खिलजी वंश ने 30 साल शासन किया था, और तुगलक वंश ने आपका लगभग किया था 94 ईयर्स, 94 साल, और दास वंश ने आपका किया था 84 ईयर्स। ठीक है, 84 साल किया था। उसी प्रकार लोधी वंश ने आपका शासन किया था दोस्तों 76 ईयर्स। ठीक है, 76 साल शासन किया था। तुगलक वंश ने 94 साल किया, इसलिए सबसे ज़्यादा तुगलक वंश ही सक्रिय रहा। ठीक है, तुगलक वंश का आंसर हो जाएगा। तुगलक वंश का शासनकाल था आपका 1320 से लेके 1414 तक। ठीक है भाई, चलो 22वां क्वेश्चन हमारा है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? आखिर मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत काम किया था, आखिर कौन सा उसका कारण था इसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक इतिहासकारों द्वारा असफल व्यक्ति माना जाता है? ठीक है भाई दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। देखिए वह सब कुछ था लेकिन वह व्यवहारिक, देखिए एक जो शासक की एक मेन होती है ना, एक शासक जो अच्छा शासक होता है वो व्यवहारिक राजनेता भी होना चाहिए, लेकिन वो व्यवहारिक राजनेता नहीं था। बाकी उसने सारे काम अच्छे किए थे। ठीक है, व्यवहारिक राजनेता नहीं था। एक शासक को व्यवहारिक भी हो। 23वां, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? आखिर किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? चलिए भाई कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक इसका सही आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो भाई लोधी वंश की स्थापना आखिर किसने की? लोधी वंश की स्थापना दोस्तों बहलोल लोधी जी ने की थी। बहलोल लोधी ने कब की थी? अब आता है भाई बहलोल लोधी ने कब की? तो 1451 से 1489 में ना स्थापना की थी। ठीक है भाई,
इनका शासनकाल 1451 में इन्होंने स्थापना की। 1451 से लेकर 1489 तक इनका शासनकाल चला बहलोल लोधी वंश का। ठीक है भाई, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? बहलोल लोधी 1451 से लेकर 1489 तक शासन गद्दी पे रहा। ठीक है, और लोधी वंश आपका कब तक चला? लोधी वंश 1451 से लेकर मतलब 1526 ईस्वी तक आपका चला था। ठीक है भाई, 84 साल लगभग चला था, 76 ईयर। ठीक है भाई, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का आखिर अंतिम शासक कौन हुआ करता था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक वही आपका हुआ करता था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी आपका लोधी वंश का अंतिम शासक हुआ करता था। ठीक है, 26 आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? आगरा नगर की स्थापना आखिर इनमें से किसने की थी? आगरा नगर को किसने बसाया था आखिर? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। ठीक है भाई, देखिए लोधी वंश के शासकों में सिकंदर लोधी सबसे महान राजा कहलाता था। ठीक है, और 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर को बसाया था। ठीक है, स्थापना इसने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी 1504 में। 27 वाला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था। ठीक है, जैसा कुतुब मीनार को हम आज देखते हैं उसका पुनर्निर्माण आखिर फिर से उसको किसने मतलब रीडेवलप किसने कराया था? रिकंस्ट्रक्शन किसने फिर से कराया था कुतुब मीनार? तो सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी द्वारा इसका। जी सिकंदर लोधी दोस्तों वही है जिसने आगरा की स्थापना भी की थी, सिकंदर लोधी ने। ठीक है भाई, क्वेश्चन है बहमनी। बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? बहमनी राज्य की स्थापना भाई किसके द्वारा की गई? चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, बहमनी राज्य की स्थापना आखिर किसके द्वारा की गई? सही आंसर अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है भाई, 29 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बज का निर्माण किसने कराया? बीजापुर में आपका गोल गुम्बज है, उसका निर्माण आखिर किसने कराया था? ठीक है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आता है गोल गुम्बज कहाँ पर? गोल गुम्बज आपका बीजापुर में है। और बहमनी शासकों में से प्रसिद्ध गोल गुम्बज का आखिर निर्माण किसने कराया था? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह ने। मोहम्मद बिन आदिल शाह ने गोल गुम्बज का निर्माण कराया था। ठीक है, जो कि 60-50 ईस्वी में गोल गुम्बज का निर्माण हुआ था। ठीक है भाई, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए 30 वाला क्वेश्चन है आपका, चांद बीबी सलेस की शासक थी। चांद बीबी आखिर कहाँ की शासक हुआ करती थी? ठीक है भाई, चांद बीबी आखिर कहाँ की शासक हुआ करती थी? देखिए चांद बीबी दोस्तों भाई है जो हुसैन निजाम शाह की बेटी थी। ठीक है, ये भाई हैं जो जिनके पिताजी का नाम था हुसैन निजाम शाह। ठीक है, और ये आपकी अहमद नगर की शासका हुआ करती थी चांद बीबी। ठीक है, और जिसका विवाह हुआ था आपका अली आदिल शाह से इसका विवाह हुआ था चांद बीबी का। ठीक है, जो जो जिन्होंने बीजापुर का गोल गुम्बज का निर्माण कराया था। ठीक है, तो चांद बीबी आपकी अहमद नगर की शासक हुआ करती थी। 31 वाला क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं ने की राजधानी थी। बहमनी राजाओं की आखिर राजधानी क्या थी? ठीक है, तो इनकी राजधानी गुलबर्ग इनकी राजधानी हुआ करती थी। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। और इन्होंने बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी 3047 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ठीक है भाई, 32 वाला क्वेश्चन है, हम्पी तिरुवनमलई और चिदम्बरम श्रीरंगम तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए जो आपके रायगोपुरम का निर्माता कौन था? ठीक है, जो आपका जो मंदिर है हम्पी हुआ, हम्पी स्तूप हुआ, आपका तिरुवनमलई हुआ, ब्रह्म हुआ, श्रीरंगम हुआ, तिरुपति आदि में जो मंदिर में के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम की निर्माता आखिर कौन थे? ठीक है भाई, चलिए भाई कमेंट बॉक्स अपना आंसर दीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय इसका सही आंसर हो जाएगा। कृष्णदेव राय ने निर्माता थे इनके। ठीक है, राजा कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य के महान राजा हुआ करते थे, राजा कृष्णदेव राय। ठीक है भाई, 33 वाला, विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? देखो भाई, अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा हुआ करते थे कृष्णदेव राय। ठीक है भाई,
34 वाला, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं। विजयनगर के जो मध्यकालीन नगर थे आजकल उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है भाई, चलिए कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दिए, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हम्पी। इनको आज के ज़माने में हम्पी कहते हैं। हम्पी विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और विजयनगर का वर्तमान नाम आज के ज़माने हम्पी है। और विजयनगर का संस्थापक कौन था? हरियर था, और हरियर एवं बुक्का को माना जाता है। ठीक है, चलिए 35 वाला क्वेश्चन, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया। विजयनगर के शासकों ने आके प्रोत्साहित क्या किया था? मतलब विजयनगर के शासकों ने आके कौन सी भाषा को प्रोत्साहन दिया था? ठीक है, मतलब कौन से भाषा के अनुयायी थे वो लोग? तो वही विजयनगर के शासक ने कुछ भाषा दी, इनका संरक्षक इनका प्राप्त है। ठीक है, तो वही देखिए तमिल भाषा चलाते थे वो लोग, तेलुगु और संस्कृत का इन लोगों को संरक्षक प्राप्त है। ठीक है भाई, संरक्षक थे लोग 3 भाषाओं के। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए भाई दोस्तों, देखिए इसके अलावा आपके दिमाग में बात आ रही है, अब आप कहोगे भैया इसकी जो फ्री PDF मुझे चाहिए तो मैं कैसे प्राप्त करूं? तो मैं इसके अलावा बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल है आपका अपना गुरुकुल प्लस के नाम से। गुरुकुल प्लस आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा। और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसकी फ्री PDF पा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं आप इसकी फ्री PDF। और साथ ही साथ दोस्तों जो मैं कंप्लीट आपको किरण की फ्री PDF डाल दूंगा, आपके लिए यूजफुल रहेगा। आपको मार्केट से बुक 1 रुपये भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, आपको सब कुछ भाई यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, क्या ज़रूरत है आपको पैसे खर्च करने की? ठीक है ना, और कंप्लीट आपको मैं मटेरियल दे ही रहा हूँ। और साथ ही साथ आपको जो 500-1000 रुपये की बुक मार्केट से खरीदते हो ना भाई, आपको वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों जो आप नोट्स वगैरह मुखर्जी नगर मार्केट हुआ, आपका जयपुर का मार्केट हुआ, जो जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं मैं टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ आपकी डिमांड पर। ठीक है भाई, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। 36 वाला क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? आखिर कृष्णदेवराय किसके समकालीन हुआ करते थे? चलिए भाई जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो वही कृष्णदेवराय आपके बाबर के समकालीन हुआ करते थे। आंसर हो जाएगा बाबर। ठीक है, ठीक है भाई। थर्टी 37 वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर के गौरव के भगनाव शेष और इसकी वास्तुशिला के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? फिर से समझिए बात को। विजयनगर के गौरव के भगनाव शेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा हम्पी में देखा जा सकता है। 38 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? आखिर विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ वही संधि कर ली थी? तो भाई इसका आंसर भी भाई होगा कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय इसका आंसर हो जाए। कृष्णदेवराय ऐसे आए थे जिन्होंने पुर्तगाली के साथ संधि कर ली थी। ठीक है, ठीक है, विजयनगर का प्रथम शासक भी हुआ करता था कृष्णदेवराय। 39 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर भाई अब आखिर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? जो विजयनगर बात चल रही है, आखिर कौन सी नदी के तट पर स्थित है विजयनगर? कहिए, तुंगभद्रा नदी के तट पर आपका विजयनगर स्थित है। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कई में CHS में पूछा गया है, CGL में पूछा गया भी, आगे आपको मैं बताऊंगा CGL में कब पूछा गया, MTS में भी पूछा गया है, सारे बहुत एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है भाई, तो तराइन का युद्ध जो है कौन से वर्ष में लड़ा गया था भाई? तराइन का युद्ध आके कौन से वर्ष में हुआ था? तो देखिए दोस्तों, तराइन का युद्ध आपका चला 1191 से लेकर 1192 तक आपका तराइन का युद्ध चला था, जो कि पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ठीक है भाई, और प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की सेना चौहान की राजपूत सेना से हार गई थी। हालांकि दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने अपनी हार का बदला ले लिया था और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था। 1191 ईस्वी में आपका तराइन का युद्ध हुआ था। 1191 से 1192 तक आपका चला था। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भाई वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर करो, लाइक जरूर ठोको वीडियो को, कमेंट करके जब बताओ, और इस वीडियो कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में भाई जरूर शेयर करना है, इससे मोटिवेशन मिलता है, आगे आप लोगों की वीडियो बना पाता हूँ। चलिए भाई 41 वाला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझा नहीं है? आखिर कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्ति पूजा। 42 वाला क्वेश्चन, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? संत कबीर का आखिर जन्म कहाँ पर हुआ था? ठीक है भाई, संत कबीर का जन्म आखिर कहाँ पर हुआ था? तो भाई संत कबीर का जन्म हुआ था आपका वाराणसी में हुआ था, जो कि
1425 ईस्वी में बनारस में इनका जन्म हुआ था। एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में बनारस में इनका जन्म हुआ था। ठीक है भाई। और इनके अनुयायी को बोलते थे कबीर पंथी। कबीर पंथी इनके अनुयायी को बोलते थे, कबीर जी के। इनका बनारस में जन्म हुआ था और जो कि 1425 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 43 वाला का निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके दर्शन समूह में से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। उनमें से आप गलत जोड़ा बताइए। चलो भाई आप बताइए जोड़ा कौन सा इसमें से गलत है। ठीक है, आखिर किसका पेयर गलत है? तो भाई चेतन ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। 44 वाला क्वेश्चन, महानतम महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था? महाराष्ट्र का आखिर महानतम भक्ति कवि कौन हुआ करता था? चलो भाई कमेंट बॉक्स में बताओ महाराष्ट्र का आखिर महानतम भक्ति कवि कौन हुआ करता था। ठीक है भाई, महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा तुकाराम। तुकाराम आपका महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि हुआ करता था। ठीक है। महाराष्ट्र धर्म के उदय में दोस्तों तुकाराम का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। और इन्हें आपको वारकरी संप्रदाय का संस्थापक भी माना जाता है तुकाराम को। तो इसका आंसर तुकाराम हो जाएगा। चलो भाई 45 वाला क्वेश्चन है, मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत थे। तो मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत आके कौन हुआ करते थे? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका मीराबाई। ठीक है, मीराबाई आपकी मीराबाई भक्ति संत हुआ करते हैं जो कि कृष्ण भगवान से मतलब प्रेम करती थी बहुत। ठीक है, कृष्ण भगवान वही बोलते हैं ना भाई, कृष्ण की मीरा दीवानी, कृष्ण की राधा और मीरा दीवानी थी। ठीक है भाई। तो मीरा भाई मतलब कृष्ण भगवान से बिना मिली भी नहीं थी और मतलब प्रेम करती थी बहुत ज़्यादा, मतलब तो भक्ति संत और गाना भी बहुत अच्छा गाती थी कृष्ण भगवान के लिए। ठीक है, तो मीराबाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। 46 वाला क्वेश्चन, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका हुआ आपका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। देखिए दोस्तों आपको पता होगा आपके 4 मठ है, श्रृंगेरी बद्रीनाथ हुआ आपका मठ, एक द्वारका हुआ जो कि गुजरात में, एक पुरी हुआ। पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। किसके द्वारा ये 4 मठ स्थापित किए गए थे? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देश के चारों कोने हैं। ठीक है। दोस्तों इसको स्थापित किया था आदि शंकराचार्य द्वारा, इसको स्थापित किया था इन 4 मठों को। ठीक है भाई। चलो दोस्तों इसलिए मैं 3 से 4 सेकंड का टाइम देता हूँ ताकि आप जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स अपना आंसर दीजिए। ठीक है, दे सकें आप अपना आंसर। चलो भाई 47 वाला क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने स्थापित किया? भाई जल्दी जल्दी अपने आंसर देते जाओ, आप लोगों के बहुत आंसर गलत हो रहे हैं। जल्दी जल्दी अपने आंसर देते जाओ और बताओ यार कोई क्वेश्चन है प्रॉब्लम हो, सो दैट मैं आपको अगली बार क्वेश्चन वही समझा दूँ अच्छे से। ठीक है, और मैं डिटेल में बता दूँ। दोस्तों देखिए मैं इससे पहले मैंने कुछ वीडियो बना दी जिसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको चीज़ें बताई। तो बच्चे कमेंट थे, दोस्तों के कमेंट थे, भाई भैया आप इतने डिटेल में चीज़ें मत बताइए, इसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है। इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपका दोस्तों टाइम ज़्यादा बच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जीएस में, हमारा जीएस का दोस्तों टारगेट है आपका कम से कम 45 नंबर तो आपके आना ही चाहिए। वैसे आते तो नहीं है, आपके 45 नंबर हाईएस्ट जीएस में आपके होते हैं। ठीक है, तो आप 40+ दोस्तों अगर आप आ रहे हैं तो दोस्तों आपका कट ऑफ आप हर मतलब कोई भी आप एग्जाम की करें 40+ इजीली जीएस में आपके आ जाएंगे। ज़रा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। 40+ अगर आप किरण पब्लिकेशन ही करके जाएंगे इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है, तो आप आराम से आप 40 से 45 के बीच नंबर स्कोर कर सकते हैं। और भैया अगर आपकी इतनी रटने की पावर बहुत तगड़ी है तो इसमें आप 50 भी ला सकते हो। असंभव भाई कुछ भी नहीं है। 45+ तो मोस्टली केसेस में लोगों के आते हैं। ठीक है, तो 50 भी आप ला सकते हैं जी, इसमें कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं है। भारत में चिश्ती आंदोलन किसने संस्थापित किया था? भाई भारत में चिश्ती आंदोलन को आखिर किसने संस्थापित किया था? चिश्ती आंदोलन के संस्थापक कौन थे? चलो भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ आखिर चिश्ती आंदोलन किसने संस्थापित किया था? इनके नाम की दरगाह भी बनी है जो कि अजमेर में बनी है। ठीक है भाई, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भाई इसका सही आंसर होगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती आंदोलन को संस्थापित किया था। ठीक है, और जिनकी दरगाह बनी जो कि अजमेर में बनी है, अजमेर में चिश्ती संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी और इनकी दरगाह अजमेर में आपकी बनी है। ठीक है भाई। 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे और 1236 में ख्वाजा की मृत्यु हो गई थी। उनकी दरगाह अजमेर में स्थित है और ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध है। ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध है, अजमेर शरीफ के नाम से भी हम इसको जानते हैं।
ठीक है। 48 वाला, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? भाई वही क्वेश्चन है, देखिए आप खुद देख सकते हैं, आपको भी मैंने आपको बताया है। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2000 में पूछा गया है, ठीक है भाई। वही क्वेश्चन आपका 2003 में पूछा गया। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे आगे भी ये क्वेश्चन फिर पूछा गया है, ठीक है। मतलब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है, रिपीट कर रहा है एग्जामिनर, वही क्वेश्चन है। इसलिए आपको दोस्तों कन्फ्यूजन होती है भाई 12,000 क्वेश्चन कैसे याद होंगे। लेकिन मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ केवल इसमें 5,000 क्वेश्चन ही है जो मतलब जेन्युइन क्वेश्चन है, बाकी सब रिपीटेशन वाले क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो देखिए इसका सही आंसर मैंने आपको बताया, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती इसका आंसर है। अगला 48 क्वेश्चन, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो भाई अजमेर में आपकी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ठीक है भाई। 48 का आपका हो जाएगा 3 वाला ऑप्शन। चलो भाई 49 वाला क्वेश्चन है आपका। देखिए भारत में सबसे प्रमुख पूजा गृह कहाँ पर है? आपका भारत का सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह आखिर कहाँ पर है? सूफी पूजा गृह भाई भारत का कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर। अजमेर में सबसे सूफी पूजा गृह आपका है, ठीक है भाई। 50वां, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? आगे किसका संबंध सूफी संतों के साथ था? ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए भाई आखिर किसका संबंध सूफी संतों के साथ था? चलिए भाई कमेंट बॉक्स अपना आंसर बताइए। तो वही जो सूफी संतों के प्रमुख हुआ करते थे, जो केंद्र था इनका जो केंद्र था, तो इनका केंद्र विभिन्न था और खानका इनका विभिन्न केंद्र था, ठीक है। इसका आंसर खानका हो जाएगा, ठीक है भाई। 51 वाला क्वेश्चन है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफी परंपरा में आके पीर से क्या आशय है, क्या मतलब है सूफी परंपरा में? ठीक है भाई, देखिए सूफी परंपरा में दोस्तों पीर का अर्थ होता है वैसे गुरु होता है, ठीक है। गुरु इसका मतलब होता है, गुरु तथा शिष्य होता है इसका मतलब, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपका शिष्य, पीर का मतलब होता है गुरु और शिष्य इसका होता है मतलब। और पीर और मुरीद में बहुत गहरा संबंध होता है। सूफी दर्शन केवल एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। सूफी जो लोग होते हैं वो केवल एक ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सूफियों का गुरु, ठीक है। चलिए 52 वाला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ पर आक्रमण किया? दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोमनाथ पर आके किसने किया? लूट के मंदिर चला गया था। सोमनाथ का जो आपका महादेव का मंदिर है जो कि आपका गुजरात में है सोमनाथ, ठीक है। तो सोमनाथ का मंदिर, ये ऐसा कौन सा सोमनाथ पर आक्रमण किया और लूट कर चला गया था, ठीक है भाई। सोमनाथ के मंदिर को आंसर हो जाएगा महमूद गजनी। महमूद गजनी इसका आंसर हो जाएगा। महमूद गजनी ने 1025 से 1026 की ईस्वी में इसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और लूट के चला गया था। और इसका प्रतिरोध किसने किया था भाई? राजा भीम प्रथम ने इसका प्रतिरोध किया था, ठीक है। 53 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये है, कृष्णदेव राय ने हम्पी के किसने स्वामी मंदिर बनवाया था? यह इस समय किस राज्य में स्थित है भाई? आखिर है इस समय कौन से राज्य में स्थित? तो आपका कर्नाटक में स्थित है। 54 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? कि इनमें से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन हुआ करता था? चलो भाई कमेंट बॉक्स अपना आंसर बताइए, इनमें से दिल्ली का अंतिम सुल्तान आखिर कौन हुआ करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी आपका दिल्ली का अंतिम सुल्तान हुआ करता था, ठीक है भाई। चलो 55 वाला क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? जो तराइन का प्रथम युद्ध था आखिर उसमें से पृथ्वीराज चौहान को आखिर किसने हराया था? मैं आपको दोस्तों पहले ही बता चुका हूँ, इसका आंसर मोहम्मद गौरी हो जाएगा, ठीक है भाई। मोहम्मद गौरी ने तराइन की, देखिए फिर से सुनिए दोस्तों, तराइन के मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान द्वारा हराया गया था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। और ठीक है, उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे तराइन के द्वितीय युद्ध में, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को हराया था पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में। 56 वाला क्वेश्चन है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसके प्रारंभ की? ठीक है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा आखिर किसने प्रारंभ की थी? ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर देखिए दोस्तों अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। चलिए भाई जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाओ। देखिए दोस्तों, वैसे इतिहासकारों द्वारा
मिला है। चमड़े के जो प्रतीक मुद्रा का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला, किसी ने भी चमड़े की मुद्राएं नहीं चलाई हैं। लेकिन अब क्वेश्चन दिया गया है इतिहासकारों द्वारा कोई भी चमड़े की मुद्राएं जारी नहीं, कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। लेकिन दिल्ली सुल्तान का आपका दिल्ली सुल्तान हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने 1329 से 1330 के बीच दोनों दौरान सांकेतिक रूप से पीतल और तांबे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो दोस्तों इसका कोई भी आपका सही नहीं है। ठीक है भाई, तो इसमें से आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है भाई, तो इसमें मिसप्रिंट है क्वेश्चन आपका 57 वाला क्वेश्चन आपका। भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में से किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था। फिर से सुनिए, भक्ति प्रचारक शंकरदेव थे जो आखिर इनमें से निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में से किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, शंकर ने। तो इसका भाई सही आंसर आपका हो जाएगा असमिया। 58 वाला क्वेश्चन, अमुक्त माल्यद। अमुक्त माल्यद, अमुक्त माल्यद किसकी रचना है? अमुक्त माल्यद आगे किसकी रचना है? तो भाई आपकी कृष्णदेव राय की रचना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को टिक कर लो, कृष्णदेव राय की रचना है। 59 वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रट लो, बिल्कुल रट लो अच्छे से। 59 वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखो भाई, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरीना के कौन से युद्ध में लड़ा? दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई थी, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। ठीक है, और 1191 ईस्वी में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। ठीक है, अब होता है ना वो, जैसे अपन भारतीय राजा हुआ करते बहुत, मतलब कोई अगर हार मान ले, मतलब कोई अगर मतलब हार स्वीकार कर ले तो अपन लोग माफ़ी दे देते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों तुर्की के राजा थे ना, मोहम्मद गौरी वगैरह जो मुसलमान राजा थे, ये लोग मतलब हार स्वीकार करे तो उसको मतलब बंदी बना के मार डालते थे। ठीक है, तो तराइन के द्वितीय ये देखिए, जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी लगभग 17 बार युद्ध किया था। ठीक, हर बार वो पृथ्वीराज चौहान से हार जा रहा था, तब भी उसने तो वो माफ़ी मांग लेता था और फिर उसका फिर युद्ध कर लेता था। ठीक है, तो तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ठीक है भाई, तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने तराइन का द्वितीय युद्ध यानी कि 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसमें पृथ्वीराज चौहान को हार स्वीकार हुई थी। उसके पीछे बहुत रीजन आके हार क्यों स्वीकार हुई, मैंने दोस्तों वो सब कुछ आपको बताया हुआ है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डिस्क्रिप्शन दोस्तों एक मतलब वीडियो बनाई है, मैंने कंप्लीट इसके लिए वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने मेडिवल हिस्ट्री के बिल्कुल आपको क्लास नोट्स समझाए हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको मध्यकालीन भारत के क्लास नोट बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया, बिल्कुल कहानी के माध्यम से। आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब पर मैंने सब कुछ समझाया हुआ है। ठीक है, प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। 60 में तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तालीकोटा की आखिर प्रसिद्ध लड़ाई कब हो गई थी भाई? तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई हो गई कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 5065 ईस्वी में तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी। और ये लड़ाई किसकी हुई थी? और ये लड़ाई दोस्तों हुई थी बहमनी राज एवं विजयनगर साम्राज्य की सेनाओं के बीच हुई थी। ठीक है भाई, चलो भाई 61 वाला दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने ये। अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में आए थे? अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता आखिर किसके शासनकाल में आए थे? मंगोलियाई आखिर किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलियाई भारत आए थे, मंगोल लोग आए थे। 62 में क्वेश्चन है, खलीफा से प्रतिस्थापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? प्रथम सुल्तान कौन था जिसने खलीफा से प्रतिस्थापन पत्र मांग लिया और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इसने खलीफा से मांगा था। ठीक है भाई, इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, और इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान का प्रथम दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान आपका इल्तुतमिश भी हुआ करता है। ठीक है भाई, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान हुआ करता है, जिसने 1229 में अबू खलीफा से अलंकरण का पत्र प्राप्त किया था। ठीक है भाई, इल्तुतमिश ने दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण भी कराया था। 63 वाला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाज को अपनाया था? कि इनमें से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाज को अपनाया था? ठीक है भाई, इसका सही आंसर आपका बलबन हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो 64 वाला क्वेश्चन, बाजार विनिमय प्रणाली, बाजार
विनियमन, देखिए बाजा विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। ठीक है, तो आखिर किसके द्वारा ये प्रणाली आरंभ की गई थी? बाजा को नियंत्रित करने की प्रणाली आखिर किसके द्वारा आरंभ की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये आरंभ की गई थी। 65 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये देखिए, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंश को काल क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, मतलब सुल्तानों आपको बताना है कि पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, मतलब पेयरिंग में आपको बताना है। ठीक है, सिक्वेंस वाइज बताना है दोस्तों। ठीक है, चलिए भाई बताइए जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए भाई, चलो भाई, आई होप कि दोस्तों आपको आ गया होगा। देखिए भाई, पहले आता है आपका गुलाम वंश। ठीक है भाई, गुलाम वंश आपका शासनकाल कब से कब तक का था? 1206 से लेकर आपका था लगभग 1290 तक था। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है कौन सा? खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश आता है। खिलजी राजवंश का मतलब 1290 के बाद 1320 तक चला आपका खिलजी वंश। फिर उसके बाद आपका आता है तुगलक राजवंश। तुगलक आपका चलता है 1320 से लेके 1414 तक। फिर आता है भाई सैयद वंश। सैयद वंश चलता है आपका 1414 से लेके 1451 तक। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पहले 4, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 को टिक कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। 66 वाला, निम्नलिखित में से किसे भारत 6 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? आखिर इनमें से किसको भारत का तोता कहा जाता है? चलिए भाई, इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है भाई, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। और इसके साथ साथ भारत के ये बहुत ही महान कवि हुआ करते थे, इतिहासकार और संगीतज्ञ और विद्वान हुआ करते थे अमीर खुसरो जी। ठीक है भाई, और इन्हें भारत का तोता भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बोलते थे मैं सच बोलता हूँ और मैं एक भारतीय तोता हूँ। ये खुद बोलते थे, यदि आप मुझे छोटा सा गीत या छंद सुनना चाहते हैं तो मुझसे गाने के लिए बोलिए तथा मेरे गाए हुए हिंदी कविताओं को गुनगुनाइए। ये इनका कहना था अमीर खुसरो जी का। ठीक है भाई, तो अमीर खुसरो जी का भारत का तोता कहा जाता है और ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे। 67 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बालकों। देखो दोस्तों, 67 वाला क्वेश्चन है वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था। ठीक है भाई, तो वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप थी? ठीक है, वो राजधानी किसके समीप थी? चलिए भाई, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। ठीक है भाई, वर्तमान दौलताबाद है जहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था, तो वो राजधानी किसके समीप थी? ठीक है भाई, चलिए कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका औरंगाबाद। ठीक है, चलिए 68 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? दिल्ली सल्तनत का के उद्धारक कौन था? ठीक है भाई, चलिए कमेंट बॉक्स अपना जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए। दिल्ली सल्तनत का के उद्धारक कौन था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ग्यासउद्दीन बलबन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्यासउद्दीन बलबन। और ग्यासउद्दीन बलबन को दिल्ली सल्तनत का संरक्षक भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो दिल्ली सल्तनत उद्धारक ग्यासउद्दीन बलबन हुआ करता था। ठीक है भाई, चलिए 69 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए भाई, जल्दी से जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? आखिर ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स था ना आपका, जजिया टैक्स लगाने वाला आखिर दिल्ली सुल्तान कौन था? ठीक है, ब्राह्मणों पर जिसने जजिया टैक्स लगा दिया था वो दिल्ली सुल्तान कौन था? चलिए कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने जजिया टैक्स लगाया था ब्राह्मणों पर। और फिरोज तुगलक का कार्यकाल था आपका 1351 से लेकर 1373 तक। इसने दिल्ली पर शासन किया था। ठीक है, इसने मुसलमान बाग पर भी और इसे मुसलमान का सबसे दयालु सुल्तान माना जाता है। और इसने ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स लगाया था फिरोज तुगलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई,
70वां क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ, यानी कि दिल्ली सल्तनत आपकी कब से स्टार्ट हुई? चलिए भी जल्दी जल्दी अपना आंसर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आपको ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 5-6 एग्जामिनर पूछ चुका है, ठीक है। CHS में पूछा गया है, CGL में भी अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, और आपका CPO में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो दिल्ली सुल्तान का आखिर शासन कब प्रारंभ हुआ? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत प्रारंभ हुई थी। 1206 से लेकर 1526 तक आपकी दिल्ली सल्तनत चली थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में पहले दिल्ली सुल्तान हुआ करते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है भाई। चलिए 71वां क्वेश्चन आपके सामने है, दिल्ली में किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? कि दिल्ली में ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? दोस्तों आपको जानकारी होगी, सती प्रथा एक बहुत ही बेकार प्रथा होती थी। इसमें क्या होता था कि जैसे कोई महिला है, उनकी पति एक्सपायर हो गए, ठीक है, तो उस केस में लड़कियों को अग्नि के स्नान करने होते थे, मतलब लड़की को भी मरना होता था, ठीक है। तो वो सती प्रथा बहुत ही बेकार प्रथा थी, इसमें लड़कियों को अपनी प्राण त्यागने पड़ते थे, ठीक है। तो वो आखिर कौन से सुल्तान था जिसने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था, ठीक है भाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा रोकने का पूरा प्रयास किया था, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? तो भाई 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। चलिए 72वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ था? ठीक है, सही आंसर हो जाएगा अलाई दरवाजा। 73 वाला क्वेश्चन, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? आगे कौन सा दिल्ली सुल्तान था जिसने बहुत ही कठोर नीति अपना ली थी? ठीक है भाई, सही आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन ने बहुत ही कठोर नीति अपना ली थी। ये दिल्ली सुल्तान हुआ करता था जिसने बहुत ही कठोर नीति अपना ली थी, बलबन, ठीक है। और बलबन आपका दिल्ली के ममलुक वंश का 9वां सुल्तान हुआ करता था, ठीक है भाई। 74वां क्वेश्चन आपके सामने है, 14वीं सदी का यात्री यानी कि इब्न बटूता आया था, किस जगह से भारत आया था? दोस्तों बहुत बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 14वीं सदी में एक यात्री आया था इब्न बटूता, आखिर किस जगह से इब्न बटूता आपका आया था? दोस्तों चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, देखिए इब्न बटूता में वही था जो बहुत फेमस विद्वान हुआ करता था, और एक महानतम मुस्लिम यात्री के रूप में भी इसे जाना जाता है, ठीक है भाई। तो आपका इब्न बटूता 14वीं शताब्दी में मोरक्को से आया था, ठीक है भाई। मोरक्को से आपका इब्न बटूता आया था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है भाई। ये 14वीं शताब्दी में आया था, ठीक है। और किसके शासनकाल में आया था भाई? तो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आपका प्रसिद्ध यात्री इब्न बटूता आया था, जो कि मोरक्को का था, ठीक है। चलिए 75वां क्वेश्चन आपका, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? तो अंतिम वंश दिल्ली सल्तनत का सर लोधी वंश था, ठीक है। लोधी वंश आपका अंतिम वंश हुआ करता था। लोधी वंश का कार्यकाल कब का था? 1451 से लेके 1451 से आपका कार्यकाल चला था इसका 1526 तक, ठीक है भाई। सबसे अंतिम वंश था दिल्ली सल्तनत का, ठीक है भाई, लोधी वंश। 76 वाला क्वेश्चन, दिल्ली दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? दक्षिण पर विजय प्राप्त करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने आखिर किसको सौंपा था? दोस्तों आपने एक पिक्चर देखी होगी बाजीराव मस्तानी, या फिर मूवी देखी होगी, ठीक है। उसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सब कुछ बताया है, ठीक है। तो दक्षिण उसमें रणवीर सिंह ने काफ़ी अच्छी अहम भूमिका निभाई है अलाउद्दीन खिलजी की, ठीक है। तो इसका दक्षिण विजय का जो मिशन था उस पर अलाउद्दीन खिलजी ने आके किसे सौंपा था? वो दक्षिण में जो विजय प्राप्त करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने आके किसको सौंपा था? तो अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही फेमस हुआ करता था एक मालिक काफूर इसका सेनापति था और बहुत ही फेमस था। ये बिल्कुल राइट हैंड था आपका अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है भाई। और इतिहासकार बोलते हैं कि मालिक काफूर ना ही मतलब एक्चुअल में मालिक काफूर ना स्त्री था ना ही पुरुष था, यानी कि गे था, ठीक है। तो मालिक काफूर इसका आंसर हो जाएगा। 70 वाला क्वेश्चन है आपका, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? आखिर किसको मनियारों का राजकुमार कहा जाता है? ठीक है भाई,
मनियार यानी कि दोस्तों मतलब बताना चाहता हूँ, मनियार यानी कि आपका प्रिंस ऑफ मनियस, ठीक है, यानी कि जो बहुत ही धनी राजकुमार था। आखिर कौन सबसे धनी राजकुमार हुआ करता है, यानी कि प्रिंस ऑफ मनियर जिसको हम कहते हैं, ठीक है भाई, और मनियरों का राजकुमार कहा जाता है। सही आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, ठीक है भाई। 78 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? आखिर किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था? ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपका अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। वैसे दोस्तों एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए जो आपका 2.5 दिन का झोपड़ा था ना, एक बहुत ही प्राचीन वैष्णव मंदिर हुआ करता है, ठीक है। वैष्णव यानी कि जो हिंदू का मंदिर हुआ करता था, जिसका निर्माण आपका 1153 ईस्वी में हुआ था। फिर 1153 ईस्वी के दौरान हुआ था, और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1193 में, कुतुबुद्दीन ऐबक आपका मुसलमान था, तो उसने 1193 में इस मंदिर को मस्जिद में ट्रांसफ़र करवा दिया, ठीक है। और इसको अलाई दरवाज़ा 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जाना था, जो कि आपका अजमेर में है, ठीक है भाई। राजस्थान में आपका राजस्थान में, ठीक है भाई। अजमेर आपका राजस्थान में आपका है 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। 79 वाला क्वेश्चन दोस्तों, अभी आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि आगे भारत में तोता किसको कहा जाता है, ठीक है। तो वही अमीर खुसरो कहा जाता है। तो अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो भाई के कवि हुआ करते थे, ठीक है दोस्तों। मैं आपको इससे पहले 68 वाला क्वेश्चन में बता चुका हूँ। अमीर खुसरो एक कवि हुआ करते थे, तो इसका आंसर कवि हो जाएगा। 80 वाला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्के का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? फिर से सुनिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने आगे किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्के का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? ठीक है, कि कौन से देश का ये उदाहरण लिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि असफर रहा था, ठीक है भाई। इसने क्या किया था भाई? तांबे और पीतल के सिक्के का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी, ठीक है। चलिए भाई जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा चीन, ठीक है। चीन के इसने पद्धति अपनाई थी। 81 वाला क्वेश्चन, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की भाई? दिल्ली शहर की स्थापना आखिर किसने की? ठीक है, देखिए दोस्तों, बेसिकली दिल्ली की स्थापना 736 ईस्वी में हुई थी। 736 ईस्वी में दिल्ली शहर की स्थापना हुई थी, जो कि आपकी स्थापना हुई थी राजपूत तोमर वंश के शासन अनंतपाल ने इसकी स्थापना दिल्ली शहर की थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। और उस समय इसे लाल कोट के रूप में भी जाना जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली शहर को उस समय 736 ईस्वी के समय लाल कोट के नाम से जाना जाता है। और राजपूत वंश के एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे अनंतपाल, इसने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। तो वही तोमर, आपका आंसर हो जाए, तोमर वंश के शासक हुआ करते थे अनंतपाल, इन्होंने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। तो तोमर वंश ने दिल्ली शहर की स्थापना की 736 ईस्वी में, ठीक है। 82 वाला क्वेश्चन, किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किए था? कि कौन सा तुर्की शासन कौन हुआ करता? दोस्तों इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुआ करता है, जिसने 14 बार आक्रमण किया था। 1000 से लेकर 1026 तक इसने 14 बार आक्रमण किया था। और इसी ने दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी ने आपका सोमनाथ का मंदिर भी लूटा था, ठीक है। सही आंसर आपका हो जाएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी दोस्तों, गजनवी साम्राज्य का बहुत ही पॉपुलर राजा हुआ करता है, ठीक है। महमूद गजनवी, इसने 14वां मतलब 1000 से लेकर 1026 ईस्वी के बीच इसने 14 बार आक्रमण किया था। और इसने प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जो कि हमारा सोमनाथ मंदिर था गुजरात में, और 1027 में इसने सोमनाथ का मंदिर भी लूटा था, ठीक है। महमूद गजनवी हो जाएगा, ठीक है भाई। 83 वाला क्वेश्चन, कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? आखिर कौन सा युद्ध था दोस्तों जिससे विजयनगर साम्राज्य का आपका हो गया था मतलब पतन, यानी कि वो युद्ध खला नहीं था विजयनगर साम्राज्य के राजा को, ठीक है भाई। सही आंसर आपका हो जाएगा तालीकोटा युद्ध। तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का ध्वस्त हो गया था, ठीक है भाई। इसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हो गई थी, ठीक है।
और ये आपका विजयनगर साम्राज्य और अहमदनगर के बीच लड़ा गया था। ठीक है। 84 वाला क्वेश्चन, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था। ठीक है भाई, जयपुर के आपके महाराजा हुआ करते सवाई जयसिंह हुआ करते, उसने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था। ठीक है, तो उन्होंने इलाहाबाद में नहीं कराया था। ठीक है भाई। 85 वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, दीवानी कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था। फिर से सुनिए, दीवानी कोही के रूप में, दीवानी कोही के रूप में विख्यात जो आपका कृषि विभाग है किसके द्वारा बनाया गया था। तो आपका ये बनाया गया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है भाई। दोस्तों 86 वाला क्वेश्चन, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक आखिर कौन था। दिल्ली का भाई आखिर पहला मुस्लिम शासक कौन हुआ करता था। चलिए भाई जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। दिल्ली का भाई पहला मुस्लिम शासक आखिर कौन था। तो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम शासक हुआ करता और पहला इसी ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी जो कि 1206 ईस्वी में की थी। ठीक है भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है भाई। 87 वाला क्वेश्चन आपका, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था। तालीकोटा का जो युद्ध हो रहा था ना, उस समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का आखिर राजा था। ठीक है, कौन से राजवंश का राज था। ठीक है, तो कौन सा राजवंश था उस समय भाई। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा तुलुब राजवंश था आपका तालीकोटा के युद्ध के समय। 88 वाला क्वेश्चन, विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है। विजयनगर शहर और दूसरे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, विजयनगर का मतलब बताना चाहता हूँ। विजयनगर का मतलब होता है जीत का शहर। विजयनगर का मतलब ही होता है विजय यानी कि जीत, विजय यानी कि जीत का शहर। ठीक है, और इसकी राजधानी देखिए, ऐतिहासिक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी कर्नाटक। ठीक है, तो भाई इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हम्पी। तो आपका विजयनगर शहर हम्पी के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। 89 वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था। आगे कौन सा शासक था जिसने अपनी कौन सा सुल्तान है जिसने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी बदल दी थी। ठीक है, दिल्ली से ट्रांसफर दौलताबाद करवा दी थी। ठीक है भाई, चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए 1326 से 1327 के बीच की बात है। उस समय क्या हुआ करता था, आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने आपकी दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित करके दौलताबाद कर दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 90 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित तुगलकी राजवंश में कि किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए। भाई चांदी के सिक्का बंद कर दिया था, उसकी जगह पर तांबे का सिक्का चलाया कि कौन सा तुगलक राजवंश हुआ करता था। ठीक है भाई, कौन सा राजा हुआ करता था, सुल्तान हुआ करता था जिसने चांदी के सिक्के बंद करके तांबे के सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही फेमस राजा हुआ करता था तुगलक डायनेस्टी में। ठीक है भाई, तुगलक राजवंश में बहुत ही फेमस राजा हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक। इसने चांदी के सिक्के बंद करके तांबे के सिक्के चलाए थे। ठीक है, और 1330 ईस्वी की बात है। चलिए 91 वाला क्वेश्चन आपका, खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया। जो खिज्र खान था ना, आखिर उसने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा सैयद राजवंश का प्रारंभ किया था आपके खिज्र खान ने। 92 वाला क्वेश्चन, चांदी का सिक्का टंका किससे चलाया था। जो चांदी का सिक्का यानी कि जिसको हम टंका बोलते, टंका आखिर किसने चलाया था। चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चांदी का सिक्का यानी टंका आखिर किसने चलाया था। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका इल्तुतमिश ने आपका चांदी का सिक्का टंका चलाया था। 93 वाला क्वेश्चन आपको देखिए, ये आपका CGL टायर 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। कुतुब मीनार के पास आपका स्थित है महरौली आपका स्थित है कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार आपका कहाँ पड़ता है भाई, दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में आपका साकिब मेट्रो स्टॉपेज पड़ता है। उसके बाद आपका मेट्रो स्टॉपेज है कुतुब मीनार। ठीक है, तो साकिब के पास आपका कुतुब मीनार पड़ता है। ठीक है, जो कि दिल्ली में है। उसके बाद महरौली में एक आपका बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है LRS, गवर्नमेंट का LRS हॉस्पिटल महरौली में। और वहाँ पर आपका एक पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है। तो आपको ये पिलर है जो महरौली पिलर आके किस कारण प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, महरौली पिलर एक बहुत ही फेमस है, किस कारण आके प्रसिद्ध है। ठीक है, तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण आपका महरौली पिलर फेमस है। ठीक है,
94 वाला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि थे आपके अमीर खुसरो, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबसे समसामयिक थे। जो प्रसिद्ध कवि आपके हुआ करते थे अमीर खुसरो, किस एक को छोड़कर बाकी सबसे समसामयिक थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। 95 वाला क्वेश्चन दोस्तों ये है, देखिए गोल गुम्बद आपका क्या है, आखिर गोल गुम्बद क्या है। ठीक है, तो आपका गोल गुम्बद एक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है आपका गोल गुम्बद। ठीक है, गोल गुम्बद आपका जो कि बीजापुर में है, बीजापुर के सुल्तान हुआ करते थे मोहम्मद आदिल शाह थे, उनका मकबरा है आपका गोल गुम्बद। और आपका यह मकबरा बीजापुर यानी कि कर्नाटक में स्थित है। बीजापुर आपका है कर्नाटक में, वहाँ पर आपका स्थित है। ठीक है, जिसका निर्माण 1665 में ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो गोल गुम्बद आपका क्या है भाई, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा जो कि बीजापुर यानी कि कर्नाटक में आपका है। 96 वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या है। दिल्ली सल्तनत की आखिर राजकीय भाषा क्या है, तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा फारसी। फारसी आपकी राजकीय भाषा हुआ करती थी दिल्ली सल्तनत, क्योंकि जो आपके मुसलमानों की भाषा मेन होती थी फारसी। ठीक है, तो वहाँ पर दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा हुआ करती थी फारसी। ठीक है, 97 वाला क्वेश्चन है, चचनामा की कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है। चचनामा में आगे कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है। ठीक है, चचनामा एक किताब है जिसमें आगे कौन सी जगह की विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है। चलिए कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। दोस्तों चचनामा को आप फतेहनामा सिंध के रूप से भी है ना जाना जाता है चचनामा को। ठीक है भाई, तो भाई अरब की विजय का रिकॉर्ड है यहाँ पर। ठीक है, इसका आंसर अरब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए 98 वाला क्वेश्चन है भाई, जल्दी जल्दी दोस्तों अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाओ। 98 वाला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदल दी थी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदल दी। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों वही है जैसे चांदी का सिक्का बन करके तांबे का सिक्का चलाया था। ठीक है भाई, और बहुत ही फेमस राजा हुआ करता, सुल्तान हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा दिल्ली से देवनागरी। दिल्ली से देवनागरी आपकी राजधानी बदल दी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, दिल्ली से ट्रांसफर करके देवनागरी पहुंचा किया था। ठीक है भाई, मोहम्मद बिन तुगलक, और 1327 की ये बात है। 99 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किस में भारत के संबंध में अल बरूनी का वृत्तांत है। फिर से सुनिए बात को आप दोस्तों, निम्नलिखित में से किस में भारत के संबंध में अल बरूनी का वृत्तांत है। सही आंसर आपका किताबुल हिंद हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन आपका देखिए भाई, 100वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हम्पी किसके लिए जानी जाती है। आके भाई हम्पी आके किसके लिए जानी जाती है। ठीक है भाई, हम्पी आके किसके लिए जानी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। हम्पी आपकी विजयनगर की राजधानी थी, उसके लिए आपकी हम्पी जानी जाती है। ठीक है, विजयनगर आपका कर्नाटक में स्थित है। ठीक है भाई, और ये राजधानी रही आपकी कब तक रही, 1343 से लेके 1565 तक आपकी हम्पी राजधानी रही विजयनगर की। ठीक है भाई, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों 101 वाला क्वेश्चन हमारे आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की। उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना किसने की। फिर से सुनिए, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से जाकर किसने उत्तर भारत के कई शहरों की स्थापना की, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। 102 वाला क्वेश्चन, कुब्बत उल हिंद में स्थित लोहा स्तंभ किस शहर में है आपका। फिर से सुनिए दोस्तों आप कि देखिए, कुब्बत उल मस्जिद में स्थित जो आपका लोहा स्तंभ है आखिर किस शहर में है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली में आपका है। ठीक है भाई, एक 103 वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, देखिए बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। बहमनी साम्राज्य का आखिर संस्थापक कौन हुआ करता था। ठीक है, और चलिए भाई कमेंट बॉक्स अपना आंसर बताइए। देखिए भाई, इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा हसन गंगू। हसन गंगू बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हुआ करता था। हसन गंगू ने आपकी बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी 1347 में। ठीक है भाई, ठीक है भाई, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई समस्या। चलिए भाई अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 104 वाला क्वेश्चन आपका, इल्तुतमिश के शासनकाल में
सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? देखिए जो आपका इल्तुतमिश की शासनकाल में आखिर में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से आखिर कौन सी थी? ठीक है, सही आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली। 105 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? आखिर इनमें से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है? ठीक है, सही आंसर हो जाएगा हम्पी। ठीक है, हम्पी आपका बेस्ट एग्जाम्पल है विजयनगर कला का। 106 वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, इरा चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? जो आपके चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने आके किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो भाई इल्तुतमिश के शासन काल में किया था। ठीक है भाई, 107 वाला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? आखिर इनमें से कौन सा सूफी संप्रदाय था जो सबसे अधिक रूढ़िवादी था? ठीक है, मतलब बहुत ही घिसी पिटी परंपरा थी, बहुत पुरानी परंपरा थी। आखिर कौन सा सूफी संप्रदाय था जो बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी हुआ करता था? ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा नक्शबंदी। नक्शबंदी पद्धति की, ठीक है, नक्शबंदी इसका आंसर हो जाएगा। तो वही नक्शबंदी संप्रदाय सबसे अधिक रूढ़िवादी हुआ करता था। 108 वाला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी? भाई आखिर कौन सा सुल्तान था जिसने दिल्ली से ट्रांसफर करके राजधानी अपनी आगरा पहुंचा गए? ठीक है, सही आंसर सिकंदर लोदी हो जाएगा। सिकंदर लोदी के कार्यकाल था आपका 1489 से लेकर 1517 तक। ठीक है, और बहलोल लोदी का ये पुत्र हुआ करता सिकंदर लोदी। इसने दिल्ली से राजधानी अपनी आगरा पहुंचा दी थी और इसे एक सिकंदर एक गज के नाम से भी, सिकंदर का गज के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि गजे सिकंदरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, सिकंदर लोदी को। ठीक है भाई, इसने दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी राजधानी। ठीक है भाई, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? दोस्तों फिर से सुनिए, तैमूर लंग ने आखिर किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? चलिए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए भाई, तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी पर आक्रमण किया था। ठीक है, 110 वाला क्वेश्चन आपके सामने, इरा फारसी यात्री यानी कि अब्दुल रज्जाक, फारसी यात्री था अब्दुल रज्जाक, भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? जो फारसी यात्री हुआ करता आपका अब्दुल रज्जाक, भारत में आके किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? ठीक है भाई, सही आंसर हो जाएगा देवराय सेकंड। ठीक है भाई, दोस्तों 111 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? ठीक है भाई, तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए दिल्ली की सल्तनत पर 5 राजवंश ने शासन किया था। ठीक है, तो देखो गुलाम वंश ने शासन किया था, सैयद वंश ने शासन किया था, आपका खिलजी वंश ने किया था। ठीक है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी इनके सरदार हुआ करते हैं। ठीक है, और गौरी वंश ने शासन नहीं किया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा गौरी वंश। ठीक है, चलिए 112 वाला क्वेश्चन है आपका, विजयनगर के राजा हुआ करते थे कृष्णदेव राय की रचना अमुक्त माल्यार्थ किस भाषा में लिखी गई है? फिर से सुनिए आप, विजयनगर के राजा यानी कृष्णदेव राय की रचना है जो कि अमुक्त माल्यार्थ, आखिर किस भाषा में इसको लिखा गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर तेलुगु हो जाएगा, तेलुगु भाषा में इसको लिखा गया है। 113 वाला क्वेश्चन, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? कि कौन सी शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली का कुतुब मीनार आपका 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण आपका होता है 1192 ईस्वी में हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन के आपके उत्तराधिकारी हुआ करते थे आपके इल्तुतमिश। ठीक है, तो आपका 12वीं शताब्दी में कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। 114 वाला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला शासका हुआ करती थी। रजिया सुल्तान आखिर किस शासक की ये पुत्री बेटी हुआ करती थी रजिया सुल्तान? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी हुआ करती थी रजिया सुल्तान। ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक की पोती थी और इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है भाई, 115 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, निम्नलिखित शासकों को अपने शासनकाल की
अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, फिर से सुनिए। निम्नलिखित शासकों को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में स्थापित कीजिए। ठीक है भाई, तो भाई बताइए कि पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, ऐसे आपको इसमें पेयरिंग में करना है। ठीक है, समझिए बात को। चलो चलिए कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, सीक्वेंस में लगाइए। देखो भाई, सबसे पहले आपका आया था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जिसका कार्यकाल था 1206 से लेके रहा 1211 तक रहा। ठीक है, फिर आता है आपका गयासुद्दीन, फिर आता है आपका शमसुद्दीन, आपका फिर आता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल था 1211 से लेकर, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, 1211 से लेकर 1240 तक इसका रहता है शासनकाल। ठीक है, फिर आपकी इल्तुतमिश की बेटियां थीं जिसका नाम था रजिया सुल्तान। फिर आती हैं आपकी रजिया सुल्तान। ठीक है, जिसका शासनकाल था 1236 से लेकर 1240 तक, यानी कि इसने 4 साल शासन किया था। फिर आती हैं आपकी गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन का है शासनकाल 1266 से लेकर 1286 तक। ठीक है, तो ऐसा आपका पेयर है, फर्स्ट होगा, फिर आपका थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा, फिर सेकंड होगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और देखो भाई ये वाला दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस हिसाब से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 4 को टिक कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 116 वाला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर यानी कि अल्बुकर्क का मित्र था? आखिर विजयनगर साम्राज्य कौन सा शासक हुआ करता था जो पुर्तगाली गवर्नर हुआ करते थे? अल्बुकर्क उनका मित्र था, उनका सखा यानी कि दोस्त था। ठीक है भाई, सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के। ठीक है, और ये 1509 में सिंहासन में बैठा था वह कृष्णदेव राय। 117 वाला क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दे दी थी? ठीक है, फिर से सुनिए बात को। आखिर विजयनगर की किस शासक ने, विजयनगर की आखिर कौन सा शासक था आपका? ठीक है, जिसने, देखो विजयनगर कौन सा शासक है जिसने अपने शासन साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी? ठीक है, तो वही सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा वेंकट द्वितीय। ठीक है भाई, 118 वाला क्वेश्चन है आपका, बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? फिर से सुनिए बात को। बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? ठीक है, सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा अलाउद्दीन हुसैन शाह। 119 वाला क्वेश्चन, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? जो तैमूर था आपका आगे किसके शासनकाल पर उसने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय शासनकाल किसका था? ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। चलिए भाई जल्दी से जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, तो तैमूर कौन था, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको। देखिए तैमूर यानी तैमूरलंग 14वीं शताब्दी का एक शासक हुआ करता है जिसने तैमूर राजवंश की स्थापना की थी, और ये 1398 में भारत पे आया था, आक्रमण किया था इसने। और उस समय आपका शासन था किसका? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह का। ठीक है, जो तुगलक वंश के राजा हुआ करते थे। 120 वाला क्वेश्चन है आपका, चित्तौड़गढ़ किला कहाँ पर? आपको चित्तौड़गढ़ किला कहाँ में? ये भाई है जो चित्तौड़ दोस्तों आपको पता होगा राजस्थान में है, तो भाई ये किला आपका राजस्थान में होगा भाई। ठीक है, 121 वाला है, अमरोहा के युद्ध जो कि 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? जो अमरोहा का युद्ध हुआ था जो कि 1305 में हुआ था, उसमें दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगोल सेना पर। चलिए 122 वाला क्वेश्चन आपका, रानी नाइकी देवी जिन्हें सेलेस को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है। फिर से सुनिए, नाइकी देवी जिन्हें आखिर किसको
1178 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है। ठीक है, मतलब रानी नाइकी देवी ने आके किसको हराया था 1178 में। ठीक है, बंद हो गया 178 में आके किसको हराया था, रानी नाइकी देवी ने। ठीक है, चलिए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ये आपका दोस्तों दिल्ली पुलिस एसआई का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा गया है। ठीक है, सीपीओ का पेपर में। चलिए कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। देखिए भाई, जो रानी नाइकी देवी हुआ करती थी, आपके दिमाग में बात हो रही होगी भाई रानी नाइकी देवी कौन थी। तो रानी नाइकी देवी गुजरात में, गोवा में जन्मी थी और गुजरात की रानी हुआ करती, जिसने 1178 में महमूद गौरी को, मोहम्मद गौरी को आक्रमणकारी सेना को इसने हरा दिया था। ठीक है, और उसको भागने पर मजबूर कर दिया था मोहम्मद गौरी को। ठीक है, और यह आपकी राजपूत चालुक्य वंश सोलंकी शासक हुआ करते थे अजयपाल, उनकी विधवा थी। ठीक है, और इन्होंने 4 साल आक्रमण किया था, मतलब 4 साल इन्होंने राज किया था अपना गुजरात पर। ठीक है, और इन्हें आपका क्वीन रीजेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो भाई, रानी नाइकी देवी, सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो रानी नाइकी देवी ने मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक है, 123 वाला क्वेश्चन आपका, श्रेयस वंश जिसने उत्तरी भारत पर 1206 से 1290 तक शासन किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था, कौन सा वंश था वो। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का आखिर कौन सा वंश था, कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन सा वंश था, गुलाम वंश। इसका आंसर हो जाएगा भाई गुलाम वंश ने 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया था। 124 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, कल्हड़ ने श्लेष पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी, जिसमें कश्मीर के शासकों का कालानुक्रम है। ठीक है भाई, चलो भाई सही आंसर हो जाएगा राज तरंगिणी लिखी थी इसने किताब। जो आपका कलहड़ था उसने राज तरंगिणी किताब लिखी, जिसमें 12वीं शताब्दी में लिखी एक किताब थी, इसमें कश्मीरी शासकों का कालानुक्रम है। ठीक है, उसके बारे में कश्मीरी शासकों के बारे में बताया गया है। 125 वाला क्वेश्चन आपके सामने, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की। दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रट लीजिएगा आप। 1026 ईस्वी में अपना प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर, जो कि आपको गुजरात में है, द्वारका के पास। ठीक है, जो कि भगवान शिव का मंदिर है, जिस पर हमला हुआ था और लूटपाट भी वहाँ पर की गई थी, वह किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ठीक है, 1026 में। चलिए 126 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था। आखिर पहला मुस्लिम शासक कौन हुआ करता था जिसका साम्राज्य भारत में सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था। ठीक है, पूरे संपूर्ण भारत में इसका शासनकाल फैला था। ठीक है भाई, सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। 127 वाला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था। ठीक है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश आखिर कौन सा था, पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था भाई जिसने भारत पर शासन किया था। चलो भाई जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए गुलाम राजवंश जो कि 1206 में हुआ था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक मुसलमान था और सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राजवंश चलाया था, जो कि जिसका नाम था उसने गुलाम राजवंश। ठीक है, गुलाम वंश था इसका नाम। ठीक है भाई, और 1206 से लेकर 1290 तक चला था। ठीक है भाई, चलो 128 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था। आखिर मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन हुआ करता था भाई, और वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना। ठीक है, अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बन गया था और उसने गुलाम वंश की स्थापना की भाई। इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मैंने आपको बताया 1206 से लेकर इनका शासनकाल चला था 1290 तक चला था कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, मोहम्मद गौरी का चेला था।
ठीक है। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु होने के बाद 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश चला, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका शासन किया, मतलब इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। और ये संस्थापक था गुलाम वंश का, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। दोस्तों देखिए, मैंने आपको दोस्तों प्रॉपर 128 क्वेश्चन करा दिए इस टाइप में, ठीक है। हमारा टाइप बनता है, इसमें 128 मैंने क्वेश्चन कराए हैं। और आपके 128 में से कितने क्वेश्चन सही हैं भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपका 120 प्लस क्वेश्चन सही है तो दोस्तों बहुत अच्छा स्कोर है, आपको इतनी ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका 120 से कम है तो भी ठीक है स्कोर। अगर 110 के आसपास, 110 से नीचे आ रहा है आपका 100 110 के भी स्कोर है तो भाई आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। दोस्तों अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर ठोको भाई, लाइक बनता है एक कमेंट करके जरूर बताओ भाई कमेंट कैसी लगी वीडियो। हमारा वीडियो का टारगेट है 100 लाइक, ठीक है भाई। और कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में भाई जरूर शेयर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आगे आप लोगों की वीडियो बना पाता हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं सजेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर दबाइए गुरु को प्लस के, सो दैट आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, आपका हमेशा लगातार वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।